अर्जुन और माखनलाल छाया की दोनों डायरी के सामने बैठे हुए थे। अर्जुन के हाथों में सिगरेट थी और वो सिगरेट के लंबे लंबे कश खींचे जा रहा था। तभी माखनलाल की नजर छाया की डायरी पर पड़ती है और वो देखता है कि दोनों डायरी के ऊपर से संजू का नाम गायब होने लग गया था। संजू के नाम की इंक उड़ने लग गई थी। माखनलाल बौखलाहट के साथ कहता है, अर्जुन जल्दी से कुछ करो, देखो डायरी पर से संजू का नाम गायब होने लग गया है। अर्जुन अपनी जगह पर से खड़ा होता है और देखता है कि छाया की डायरी पर से संजू का नाम गायब होने लग गया था। अर्जुन सिगरेट का कश खींचते हुए कहता है, अब किसका नाम लिखे माखनलाल जी, जल्दी बताइए, वरना रुद्र और इंस्पेक्टर अजय की रूह अतीत में ही फंसी रह जाएगी। लिख लो अर्जुन, तुम्हें जिसका नाम ठीक लगता है। अब मैं क्या बताऊं, मेरा तो ऐसे वक्त पर दिमाग ही नहीं चलता है। अर्जुन कुछ सोचते हुए कहता है, छाया का नाम लिख लिया, संजू का नाम लिख लिया, अब ऐसा कौन बचा है जिसके अतीत से रुद्र और अजय को छाया के अतीत के बारे में कुछ पता चल सकता है। किसका नाम लिखूं, आयशा का? नहीं, रुद्र की चाची का नाम लिखने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। फिर किसका? संतोष जी का? नहीं, संतोष जी का नाम लिखने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। माखनलाल अपना सिर खुजाते हुए कहता है, मुझे भी ये लगता है अर्जुन, आयशा जी के पति का नाम लिखने से कुछ नहीं होने वाला। वाह माखनलाल जी, फिर क्या सही आइडिया दे दिए हैं आप। माखनलाल मन ही मन सोचने लग जाता है, मैंने इसे क्या आइडिया दे दिया। माखनलाल हैरानी के साथ कहता है, मैंने क्या आइडिया दिया? सही तो कहा आपने माखनलाल जी, पति का नाम। हम लोग छाया के पति का नाम लिखते हैं जो कि मेघगांव में डॉक्टर था। उसके अतीत से छाया के बारे में जरूर रुद्र और अजय को कुछ ना कुछ पता चलेगा। हाँ सही कहा, आखिर पति को पत्नी के सारे राज मालूम होते हैं। अर्जुन कुछ याद करते हुए कहता है, क्या नाम था छाया के पति का? क्या नाम था? हाँ याद आया, डॉक्टर पीएन, ये नाम था ना माखनलाल जी छाया के पति का? हाँ अर्जुन, ये नाम था डॉक्टर पीएन। जब हम मेघगांव के हॉस्पिटल में काम करने वालों की लिस्ट निकलवाए थे तो उसमें भी डॉक्टर पीएन और गौरी का नाम था। अर्जुन अपनी सिगरेट जमीन पर फेंकता है और डायरी के ऊपर रखे पेन को उठाकर उस पर डॉक्टर पीएन का नाम लिखने लग जाता है। दोनों डायरी के ऊपर से संजू का नाम गायब हो चुका था और अब अर्जुन छाया की डायरी के ऊपर डॉक्टर पीएन का नाम लिख रहा होता है, पर लिख नहीं पाता। ऐसा लग रहा था वो पेन चल ही नहीं रहा हो, पेन की इंक निकल ही नहीं रही थी। अर्जुन पेन चले इसके लिए उसे 2-3 बार अपने हाथों से झटकता है और फिर से डायरी के ऊपर डॉक्टर पीएन का नाम लिखने की कोशिश करने लग जाता है, पर फिर भी डायरी के ऊपर डॉक्टर पीएन का नाम नहीं लिखता है। माखनलाल कहता है, तुम भी ना अर्जुन, एक राइटर होकर अपनी जेब में बंद पेन रखते हो, देखो कितनी जल्दी खत्म हो गई इसकी इंक। अर्जुन पेन की रिफिल देखते हुए कहता है, नहीं माखनलाल जी, ये पेन की रिफिल तो अभी भरी हुई है, इसके अंदर इंक है, पर पता नहीं चल क्यों नहीं रही डायरी पर। माखनलाल अपनी शर्ट में से पेन निकालकर अर्जुन को देते हुए कहता है, अर्जुन तुम ना ये पेन छोड़ो, समझे, ये लो मेरा पेन और इससे नाम लिखो जल्दी से, इससे पहले कि अर्जुन और अजय की रूह अतीत में कैद हो जाए। अर्जुन माखनलाल के हाथ से पेन लेता है और उस डायरी के ऊपर डॉक्टर पीएन का नाम लिखने लग जाता है, पर उस पेन से भी डॉक्टर पीएन का नाम उस पर नहीं लिख पाता है। अर्जुन परेशानी के साथ कहता है, माखनलाल जी इसमें भी नाम नहीं लिखा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। माखनलाल शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है, ये पेन तो नया है, मैंने कल ही तो खरीदा था, हटो जरा मुझे कोशिश करने दो। माखनलाल अर्जुन के हाथ से पेन छीनता है
और उस डायरी पर डॉक्टर पीएन का नाम लिखने लग जाता है, पर उसका नाम भी नहीं लिख पाता है। माखनलाल डायरी के ऊपर डॉक्टर पीएन का नाम लिखते हुए कहता है, अरे ये क्या, ये डॉक्टर पीएन का नाम इस डायरी पर लिख क्यों नहीं पा रहा है? माखनलाल पेन ठीक से चल रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए अपने हाथ पर पेन चलाकर देखता है और वो देखता है कि उसके हाथ पर तो पेन चल रहा था, लेकिन छाया की दोनों डायरी के ऊपर नहीं चल रहा था। ये देखकर अर्जुन और माखनलाल दोनों ही शॉक्ड हो गए थे। दोनों की बोलती बंद हो गई थी। माखनलाल शॉक्ड होते हुए कहता है, इस पर तो नाम ही नहीं लिख रहा अर्जुन, अब क्या करें? हमें जो भी करना है माखनलाल जी, जल्दी करना है। अगर डॉक्टर पीएन का नाम नहीं लिख पा रहा है तो हम किसी और का नाम लिखते हैं। किसका लिखें अर्जुन, तुम ही बताओ। मैंने बताया था ना, ऐसे मौकों पर मेरा दिमाग नहीं चलता है। अर्जुन कुछ सोचते हुए कहता है, एक काम करते हैं, छाया की बेटी भी थी ना एक, उसका नाम लिखते हैं। क्या नाम था उसका, क्या नाम था? अरे मुझे उसका नाम याद क्यों नहीं आ रहा है? माखनलाल बौखलाहट के साथ कहता है, तनु। अर्जुन, तनु छाया की बेटी का नाम तनु था ना, तुम जल्दी उसका नाम लिखो। बिल्कुल सही कहा माखनलाल जी आपने, मैं अभी तनु का नाम लिखता हूं। अर्जुन दोनों डायरी के ऊपर तनु का नाम लिखने लग जाता है। डायरी पर तनु का नाम लिखते हुए अर्जुन कहता है, अरे ये क्या, इस पर तो तनु का नाम भी नहीं लिख पा रहा है, ये कैसे हो सकता है? माखनलाल शॉक्ड होते हुए कहता है, पर क्यों अर्जुन, आखिर किसी का भी नाम क्यों नहीं लिख पा रहे हम अब इस डायरी के ऊपर? पता नहीं माखनलाल जी, मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, पर पता नहीं एकदम से क्या हो गया। अर्जुन अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, शिट, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? क्या हुआ अर्जुन, आखिर क्या गलती हो गई तुमसे, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? वो माखनलाल जी, जब हमें किसी का अतीत देखना हो तो उसका असली नाम लिखना पड़ता है, तभी हम उसके अतीत में जा सकते हैं। तभी तो मैं सोचूं कि इस डायरी पर हम डॉक्टर पीएन और तनु का नाम क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि वो उनके असली नाम नहीं है, उनके रियल नेम कुछ और हैं। अच्छा तो ये बात है, तो फिर ऐसा करो अर्जुन, तुम किसी और का नाम लिख दो इस डायरी पर। एक काम करो, मेघ के सरपंच का ही नाम लिख दो। क्या नाम था उसका? हाँ, धनपत राय, उसका नाम लिखो। शायद उससे अतीत से रुद्र और साहब को कुछ पता चल जाए। नहीं माखनलाल जी, अब हम इस डायरी पर किसी और शख्स का नाम नहीं लिख सकते हैं। माखनलाल हैरानी के साथ कहता है, पर क्यों अर्जुन, अब हम इस डायरी पर किसी और का नाम क्यों नहीं लिख सकते हैं? मैंने आपसे शुरू में ही कहा था ना माखनलाल जी कि रूहें ज्यादा टाइम ट्रेवल नहीं कर सकती हैं, इससे वो कमजोर हो जाती हैं। और इस डायरी पर बस 4 ही लोगों के नाम हम लिख सकते थे, जो हम लिख चुके हैं, पर 2 नाम तो उनके रियल नेम नहीं थे ना अर्जुन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता माखनलाल जी कि 2 नाम असली थे या नहीं। माखनलाल उदास चेहरा बनाते हुए कहता है, अच्छा हाँ माखनलाल जी, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से दोनों डायरी बंद कर देनी चाहिए, जिससे रुद्र और इंस्पेक्टर अजय की रूह वापस से अपनी दुनिया में आ जाए। माखनलाल जी, आप ये छाया की अच्छी वाली डायरी पकड़िए और उसकी काली डायरी मैं पकड़ता हूं, क्योंकि उसकी इस डायरी में भी जरूर कुछ ना कुछ शक्तियां होंगी, आप उसे झेल नहीं पाएंगे। ठीक है अर्जुन, याद रखना माखनलाल जी, दोनों डायरी हमें एक साथ बंद करनी है। यदि एक साथ बंद नहीं हुई तो रुद्र और अजय की रूह उसी दुनिया में कैद हो जाएगी जहां पर वो अभी होगी, समझे आप? हाँ अर्जुन, मैं समझ गया, तुम फिक्र मत करो, हम दोनों एक साथ डायरी बंद करेंगे, तुम भरोसा रखो मुझ पर। अर्जुन और माखनलाल दोनों अपने हाथ में छाया की एक एक डायरी उठा लेते हैं और दोनों डायरियों को बंद करने लग जाते हैं। माखनलाल और अर्जुन दोनों ही अपनी बाजुओं का पूरा जोर लगाते हैं, पर डायरी बंद नहीं होती है। माखनलाल डायरी बंद करते हुए कहता है, अरे ये क्या, ये डायरी बंद क्यों नहीं हो रही है? इतनी आसानी से नहीं होगी माखनलाल जी, थोड़ा और जोर लगाइए, आखिर ये दोनों छाया की जादुई डायरियां हैं, दम लगाइए। हाँ, अर्जुन और माखनलाल
दोनों छाया की डायरी को बंद करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं। ऐसा लग रहा था कि डायरी के अंदर कोई है जो उन्हें डायरी बंद करने से रोक रहा था। अर्जुन और माखनलाल दोनों डायरी को बंद करने की कगार पर ले आते हैं। अर्जुन चीखते हुए कहता है, माखनलाल जी, मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद डायरी बंद कर देना। ठीक है अर्जुन। अर्जुन डायरी पर जोर लगाते हुए कहता है, 1 2 3। अर्जुन और माखनलाल दोनों एक साथ डायरी को बंद कर देते हैं। रुद्र के घर में आयशा, संतोष, स्वाति, पीयूष, समीर, अनन्या और तन्वी सभी लोग साथ साथ हॉल में बैठे हुए थे। कमरे के अंदर खामोशी छाई हुई थी। सभी लोगों के चेहरे पर परेशानियों के भाव नजर आ रहे थे कि तभी दीवार पर लगी पेंडुलम घड़ी में 12 बज जाते हैं। टन 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 करते हुए 12 घंटे बज जाते हैं। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, आयशा के हाव भाव बदल जाते हैं और वो रुद्र और अर्जुन की फिक्र करते हुए कहती है, ए जी, रुद्र और अर्जुन शाम को पुलिस स्टेशन जाने के लिए घर से निकले थे पर अभी वापस नहीं आए। मुझे उनकी फिक्र हो रही है। संतोष आयशा को दिलासा देने के लिए लगता है, पर डर तो उसे भी लग रहा था। उसकी आवाज में वो डर साफ झलक रहा था। तुम फिक्र मत करो आयशा, वो आते ही होंगे। आयशा बीच में ही संतोष को टोकते हुए कहती है, पर कब आएंगे? ए जी, अभी तक तो नहीं आए, 12 बज गए। फोन भी लाकर देखा था पर दोनों के फोन कवरेज क्षेत्र से बाहर है। संतोष अनन्या की तरफ देखते हुए उससे कहता है, अनन्या बेटा, तुम एक और बार लाकर देखो ना, शायद लग जाए। अनन्या ने हाथ में ही फोन पकड़ा हुआ था, ये सोचकर कि शायद रुद्र और अर्जुन का उसे कॉल आ जाए, पर जब से वो बाहर गए थे उनका कोई कॉल नहीं आया था। अनन्या रुद्र को फोन लगाते हुए कहती है, जी अंकल, अभी लगाती हूं। अनन्या रुद्र और अर्जुन दोनों को बारी बारी से फोन लगाती है, पर दोनों के ही फोन नहीं लगते हैं। अनन्या संतोष से कहती है, अंकल, रुद्र का फोन अब बंद बता रहा है, शायद उसके मोबाइल में बैटरी ना हो। पीयूष कहता है, अरे वो लोग तो पुलिस स्टेशन गए, तो क्यों ना फिर इंस्पेक्टर अजय और माखनलाल को फोन लाकर देखें हम। तन्वी कहती है, पीयूष सही कह रहा है, हमें इंस्पेक्टर अजय और माखनलाल जी को फोन करना चाहिए। संतोष अपनी जेब में से मोबाइल निकालते हुए कहता है, मेरे पास उनका नंबर है, मैं लाकर देखता हूं दोनों को। संतोष अजय और माखनलाल को फोन लगाता है, पर उनका भी फोन नहीं लगता है। संतोष खामोशी के साथ कहता है, उन दोनों का भी नंबर बंद बता रहा है। आयशा घबराते हुए कहती है, ए जी, मेरा तो जी मचल रहा है, ना ही रुद्र और अर्जुन का फोन लग रहा है और ना ही अजय और माखनलाल का। वक्त भी काफी हो गया है, अभी तक रुद्र और अर्जुन क्यों नहीं आए? कहीं उस चुड़ैल ने उनके साथ। संतोष बीच में ही आयशा को टोकते हुए कहता है, नहीं आयशा, गलती से भी ऐसा सोचना भी मत, भोलेनाथ पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे, देखना तुम। तन्वी कहती है, हाँ आंटी जी, अंकल सही कह रहे हैं। तन्वी की ये बात शायद आयशा को पसंद नहीं आती है और वो अजीब सा मुंह बनाने लग जाती है, क्योंकि मन ही मन आयशा तन्वी से नफरत करने लग गई थी। संतोष कहता है, अगर तुम कहो तो मैं देखता हूं वहां पर जाकर। आयशा घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं है जी, रात काफी हो चुकी है, भूल गए पुजारी जी ने क्या कहा था, रात के 8 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। पर आयशा, रुद्र और अर्जुन अभी भी बाहर हैं, मुझे उन्हें लेने के लिए जाना ही होगा। समीर, आयशा और संतोष की बातचीत के बीच
दखल देते हुए कहता है, अंकल आप कहीं मत जाइए, हो सकता है रास्ते में उनकी जिप्सी खराब हो तो वहीं ठीक कराने में देर हो गई हो। अनन्या झटपटाहट के साथ कहती है, हाँ ये हो सकता है। समीर कहता है, हमें कुछ देर और इंतजार करना चाहिए, हो सकता है वो दोनों आ जाएं। संतोष उदासी के साथ कहता है, ठीक है। संजू का शरीर पानी में पूरी तरह डूब गया था। रुद्र और अजय की रूह वहीं पर खड़ी हुई थी। अजय की रूह हैरानी के साथ कहती है, रुद्र ये सब तो वैसे ही हुआ जैसे तूने कहा था। रुद्र की रूह कहती है, मैंने तो कहा ही था अजय, ये सब मैंने पिछले साल अपने सपने में देखा था, पर तुम ही मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे थे। सॉरी रुद्र, मैं ही गलत था। मुझे लगता था कि कोई साइको किलर है जो ये सब कर रहा है। अगर मैं पहले ही तुम लोगों की बात पर भरोसा कर लेता तो आज छाया मेघ से आजाद नहीं होती, और ना ही वो इतनी ताकतवर होती, ना ही वो पंडित सुशलाचार्य और उनके 2 शिष्यों निर्मल और आदित्य पुजारी को मार पाती। सही कहा था माखनलाल ने। रुद्र जिस पर बीतती है वही जानता है। वो तो है अजय, पर पछतावा करने से कोई फायदा नहीं। संजू और गौरी का खेल तो खत्म हो चुका है, पर छाया का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें कैसे भी करके उसका खेल खत्म करना है, पर हम छाया का किस्सा कैसे खत्म करेंगे पता नहीं अजय। अचानक से रुद्र और अजय दोनों की रूह धुएं की तरह हवा में उड़ने लग जाती हैं और धीरे धीरे उनके पैर से गायब होने लग जाते हैं। रुद्र घबराते हुए कहता है, अरे ये मेरे पैरों को क्या हो रहा है। अजय भी चिल्लाते हुए कहता है, मेरा शरीर। अचानक से रुद्र और अजय दोनों की रूह धुएं की तरह उड़कर आसमान की तरफ जाने लगती है और काले आसमान में ही तारों के बीच कहीं गायब हो जाती है। छाया की दोनों डायरियां बंद हो चुकी थीं। अर्जुन और माखनलाल डायरी के सामने खड़े हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि कब रुद्र और अजय की रूह डायरी में से बाहर आएगी। माखनलाल डरते हुए अर्जुन से कहता है, अर्जुन ये साहब और रुद्र की रूह अभी तक छाया के अतीत से बाहर क्यों नहीं आए। आते ही होंगे माखनलाल जी, वैसे डायरी बंद करते ही उन दोनों की रूहों को बाहर आ जाना चाहिए था, पर पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए। माखनलाल घबराते हुए कहता है, साहब कहीं अर्जुन और रुद्र की रूह छाया के अतीत में तो कैद नहीं हो गई। तुमने कहा भी तो था कि ज्यादा टाइम ट्रैवल करने से रूहें कमजोर हो सकती हैं और वो अतीत में कैद हो सकती हैं। ऐसा ख्याल अपने मन में लाइए भी मत माखनलाल जी, आप नहीं जानते यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा। रुद्र और इंस्पेक्टर अजय की लाश यहीं पर पड़े पड़े सड़ जाएगी, समझे आप। और आप भूल गए बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे। माखनलाल अपनी आंखें बड़ी करते हुए धीरे से कहता है, क्या कहते थे। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हमें जो भी बोलना चाहिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। कहा जाता है कि दिन के 24 घंटे में से एक पहर ऐसा आता है जब हमारी जुबान पर सरस्वती माँ विराजमान होती है और हमारे मुंह से निकल गया हर बोल वो सच कर देती है। इसलिए आप जो भी बोलते हैं सोच समझ कर बोला कीजिए, हमेशा नेगेटिव मत सोचा कीजिए। अजय और माखनलाल बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से दोनों डायरी के अंदर तेज रोशनी चमकने लग जाती है। डायरी से इतनी तेज रोशनी निकल रही थी कि अर्जुन और माखनलाल दोनों अपने हाथों से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। छाया की दोनों डायरी में से एक एक रोशनी की किरण निकलती है और अच्छी डायरी में से निकली किरण अजय के शरीर में और बुरी डायरी के अंदर से निकली किरण रुद्र के शरीर में घुस जाती है। जब अर्जुन और माखनलाल अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि रुद्र और अजय दोनों के शरीर ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया था। जैसे ही रुद्र और अजय अपनी आंखें खोलते हैं, अर्जुन घबराहट के साथ कहता है, तुम दोनों ठीक हो ना। रुद्र खड़े होते हुए
अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूं, बस थोड़ा सा सिर भारी भारी लग रहा है। अजय खड़े होते हुए कहता है, मेरा भी। माखनलाल अजय को सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अच्छा हुआ साहब आप सही हैं, मेरा तो बहुत जी घबरा रहा था। ये बताइए साहब, आपको छाया के बारे में कुछ पता चला या नहीं? कुछ नहीं माखनलाल, हमें छाया के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है। हम दोनों ने छाया की पूरी जनकुंडली पता कर ली है। उसके अतीत में जाकर हमें उसकी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा पता चल गया है। माखनलाल बौखलाहट के साथ कहता है, तो फिर जल्दी से बताइए साहब कि छाया को क्यों जलाया गया था, मैं जानना चाहता हूं। अजय माखनलाल के सवाल का जवाब देता उससे पहले ही एक औरत की आवाज सुनाई देती है, हरामजादो, मैं अपने शिकार पर क्या गई, तुम लोग तो मेरे अतीत से होकर आ गए। माखनलाल, अजय, रुद्र और अर्जुन चारों औरत की आवाज सुनकर डर जाते हैं। कमरे के अंदर खामोशी छा जाती है। वो आवाज दरवाजे के पास से आ रही थी। जब वे चारों दरवाजे की तरफ देखते हैं तो चारों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरवाजे के पास छाया खड़ी हुई थी और उसके हाथ में किसी की नाभि थी जिससे खून टपका जा रहा था। छाया के चेहरे पर खून लगा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी किसी को मार कर आई है। छाया हंसते हुए कहती है, आज तो मजा ही आ जाएगा। एक शिकार तो मैं भी करके आई हूं और 4 तुम। आज तो दावत होगी, दावत। एक एक करके तुम चारों की नाभि निकाल लूंगी, बड़ा मजा आएगा। छाया की बातों से माखनलाल डर जाता है और डरते हुए कहता है, देखो हमें जाने दो प्लीज, हमें जाने दो। तुम्हारा आज का शिकार तो मिल गया ना, तो प्लीज हमें जाने दो, तुम हमें बाद में मार लेना। पागल समझा है क्या बे भांडिया तूने मुझे, हाँ? जो तुम लोगों को जाने दूं? इतनी मुश्किल से तो शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आया है, और इसमें तो मेरे 2 फेवरेट स्टूडेंट भी हैं। क्यों रुद्र और अजय बेटा, कैसे हो तुम दोनों? अजय और रुद्र छाया की बात का कुछ जवाब नहीं देते हैं। वो दोनों गुस्से से छाया को घूर रहे थे। छाया धीरे धीरे अपने कदम माखनलाल के करीब बढ़ाने लग जाती है। माखनलाल डरने लग जाता है। माखनलाल इतना डर जाता है कि उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। छाया माखनलाल के नजदीक जाते हुए कहती है, माखनलाल डरो मत, आओ मेरे पास आओ, मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं बस हल्के हाथ से तुम्हारी नाभि निकाल लूंगी। मैं सच कहती हूं, तुम्हें दर्द भी नहीं होगा। आओ माखनलाल, मेरे पास आओ। माखनलाल डरते हुए अपने कदम पीछे बढ़ाने लग जाता है और रोते हुए कहता है, नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ प्लीज, मुझे जाने दो। माखनलाल को मुसीबत में देखकर अजय छाया को रोकने के लिए माखनलाल के पास जाता है, पर तभी छाया अपने हाथ से अजय की तरफ इशारा करती है और अजय वहीं पर रुक जाता है। ऐसा लगता है जैसे छाया के हाथ से कुछ अदृश्य शक्तियां निकली हों, जिसने अजय को वहीं पर रोक लिया हो। अजय अपने कदम आगे बढ़ाने के लिए पूरी जान लगाकर कोशिश करता है, पर नहीं बढ़ पाता है। छाया गुस्से के साथ अजय की तरफ देखते हुए कहती है, आएगा अजय, तेरा नंबर भी आएगा। सब्र रख, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी।
पहले ये माखनलाल से तो निपट लूं, क्योंकि हमें उन्हीं को डराने में ज्यादा मजा आता है जो डरते हैं। डर ही उनकी कमजोरी है। आखिर हम उसी का तो फायदा उठाते हैं। हमें बड़ा मजा आता है लोगों को डराने में, उनकी चीखें सुनने में, उनके आंसू देखने में। रुद्र छाया को देखते हुए कहता है, आंसू तो तुम्हारे निकले थे छाया, जब गांव वालों ने तुझे जलाया था। अच्छा ही किया मेरे पिता ने जो उसी रात तुझे जला दिया, वरना तू तो पूरा गांव जला देती। छाया हंसते हुए कहती है, गांव तो जलना ही है रुद्र, तभी तो खेल खत्म होगा। अर्जुन छाया की एक एक बात गौर से सुन रहा था। वो छाया को रोकने के लिए कुछ करना चाहता था, पर उसके दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। छाया के पैर नजर नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो फिसलते हुए माखनलाल के पास पहुंच गई हो। जो नाभि छाया के हाथ में थी, वो नाभि अचानक से छाया के हाथ से गायब हो जाती है। माखनलाल डर के मारे कांपने लग जाता है। छाया हंसते हुए कहती है, डरो मत माखनलाल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अचानक से छाया की नजर माखनलाल के गले में लगे बजरंग बली के गदे के लॉकेट पर पड़ती है और वो उसे देखकर डर जाती है और माखनलाल से पीछे हट जाती है। माखनलाल समझ जाता है कि छाया उसके गले के बजरंग बली के लॉकेट से डर गई। माखनलाल झट से अपने गले से वो लॉकेट अपने हाथ में निकाल लेता है और छाया को दिखाने लग जाता है। छाया डरते हुए अपने कदम पीछे बढ़ाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ, दूर रखो इसे मुझसे, दूर हटो। अचानक से पता नहीं माखनलाल के अंदर क्या शक्तियां आ गई थीं। वो छाया के करीब जाने लगता है और कहता है, तुझे मेरी नाभि चाहिए थी ना छाया, तो आ, अब लेना मेरी नाभि, ले, अपने शिकार को ऐसे ही जाने देगी। छाया माखनलाल को अपने आप से दूर हटाते हुए कहती है, दूर हटो माखनलाल, दूर हटो। छाया की निगाहों में भी खौफ नजर आने लग गया था। वो लॉकेट से डरने लग गई थी। अर्जुन बेंच पर रखी छाया की दोनों डायरियों को उठा लेता है और कहता है, हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, यहां से निकल जाना चाहिए। रुद्र अर्जुन की बात से राजी हो जाता है और कहता है, हाँ अर्जुन ठीक कह रहा है, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। अर्जुन और रुद्र दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाते हैं। तभी छाया कहती है, थामा, तुम ही कोठे जाता है। छाया की आवाज सुनकर रुद्र और अर्जुन वहीं पर रुक जाते हैं जहां पर वो थे। माखनलाल बजरंग बली का लॉकेट छाया को दिखाते हुए बोलता है, क्या बोली छाया तू? अचानक से छाया माखनलाल के हाथ का बजरंग बली का लॉकेट छीन लेती है और अपने हाथ में ले लेती है। लॉकेट हाथ में लेने के बाद छाया जोर जोर से हंसने लग जाती है। रुद्र, अर्जुन, माखनलाल और अजय चारों छाया के हाथ में बजरंग बली का लॉकेट देखकर हैरान हो जाते हैं। माखनलाल मन ही मन सोचने लग जाता है, ये कैसे हो सकता है? छाया बजरंग बली के लॉकेट को कैसे हाथ लगा सकती है? छाया हंसते हुए कहती है, मैंने जरा सा डरने का नाटक क्या किया माखनलाल भांडिया, तूने तो अपनी औकात दिखा दी। बड़ा बहादुर बन रहा था ना तू, अब मैं तेरी सारी बहादुरी निकालती हूं। माखनलाल डरते हुए कहने लगता है, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, रक्षा करो मेरी। माखनलाल की बात सुनकर छाया जोर जोर से हंसने लग जाती है और हंसते हुए कहती है, अगर बजरंग बली तेरी रक्षा करने नहीं आ रहे हैं तो तू किसी और भगवान को बुला ले माखनलाल। माखनलाल एक एक करके सब भगवानों का नाम लेने लग जाता है
जय महादेव, जय विष्णु, जय कृष्णा, जय काली, जय कालका, जय भवानी। रुद्र के अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि बजरंग बली का लॉकेट कैसे अपने हाथ में ले सकती थी। वो तो उससे डरती थी, आखिर वो एक चुड़ैल है। तभी उसे याद आता है जब उसे बरगद के पेड़ से बांधकर चलाया गया था तो बरगद के पेड़ की दैवीय शक्तियां उसे भी मिल गई थीं। माखनलाल ने एक एक करके सारे भगवान के नाम ले लिए थे, पर छाया के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं दिख रहा था। जबकि माखनलाल पसीने से भीग चुका था, उसके चेहरे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें थीं। छाया हंसते हुए कहती है, यदि भगवान नहीं आ रहे तो अल्लाह को बुला ले माखनलाल, बुला ले जिसे तुझे बुलाना है। पर कह देती हूं, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, तेरी मौत निश्चित है। माखनलाल डरते हुए अपना मुंह खोलता है और कहता है, ए अल्लाह, मदद कर अपने बंदे की। छाया फिर माखनलाल की बात सुनकर हंसने लगती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, ऐसे नहीं माखनलाल, ऐसे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, हया अला सलाह हया अला फलाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। छाया के मुंह से अजान सुनकर रुद्र, अर्जुन, अजय और माखनलाल चारों शॉक्ड हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि छाया बहुत शक्तिशाली हो गई है। उसके पास कई दैवीय और शैतानी शक्तियां हैं। अब उसे कोई नहीं मुक्ति दिला सकता, कोई नहीं। छाया अपने हाथ की बीच की उंगली माखनलाल की नाभि के ऊपर फेरने लग जाती है और धीरे से उसकी नाभि में घुसाने वाली होती है। तभी अर्जुन कहता है, देखो प्लीज छाया, माखनलाल को छोड़ दो, मैं तुम्हारी डायरी वापस कर देता हूं। छाया हंसते हुए कहती है, वो तो तू करेगा ही भाड़िया, आखिर ये मेरी डायरी है, और वैसे भी तुम सबको मारकर वो डायरी तो मैं ले ही लूंगी। अजय छाया के पास जाकर कहता है, प्लीज छाया, माखनलाल को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो यहाँ पर आ भी नहीं रहा था, हम लोग जबरदस्ती लाए हैं। अजय को बीच में ही रोकते हुए रुद्र कहता है, हाँ छाया, अजय ठीक कह रहा है, और वैसे भी तुम्हारे अतीत में तो मैं और अजय गए थे ना, तो उसकी सजा हमें मिलनी चाहिए, ना कि माखनलाल को। छाया, तुम जो बोलो हम वो करने के लिए तैयार हैं, पर प्लीज माखनलाल को छोड़ दो। अजय कहता है, हाँ छाया, प्लीज छोड़ दो माखनलाल को, उसकी भी तुम्हारी तरह एक छोटी सी बेटी है, उसके बारे में तो जरा सोचो। अचानक से छाया माखनलाल को छोड़ देती है और अपना हाथ उसकी नाभि पर से हटा लेती है। छाया हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा तूने भाड़िया? अजय धीरे से कहता है, यही कि माखनलाल की भी तुम्हारी बेटी की तरह एक छोटी सी बेटी है, उसके बारे में जरा सोचो। छाया गुस्से में कहती है, भाड़िया, मैं तुझसे नहीं पूछ रही हूँ, रुद्र से पूछ रही हूँ। तेरी बचपन की आदत गई नहीं अभी तक, लगता है। हाँ, बचपन में भी रुद्र से सवाल पूछो तो तू जवाब देता था, और अभी भी तू दे रहा है। और मुझे क्या करना है माखनलाल की बेटी से? हाँ, भूल गए मैंने अपनी बेटी के साथ क्या किया था? उसकी भी बलि देने की कोशिश की थी, पर नहीं दे पाई थी। ए रुद्र, तू बोलना भाड़िया, क्या बोला था तूने अभी? हाँ, रुद्र याद करते हुए हकलाते हुए कहता है, मैंने कहा था कि तुम जो बोलोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूं। हाँ, ये हुई ना बात। तो मेरा अतीत तूने और अजय ने देखा था ना, तो अब तुम दोनों में से कोई एक मेरे साथ सौदा कर लो, अपनी रूह का सौदा। अब वो कौन करेगा वो तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो। छाया की बात सुनकर रुद्र और अजय एक दूसरे का चेहरा देखने लग जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कौन सौदा करेगा अपनी रूह का। रुद्र जल्दी से कहता है, मैं करूंगा। अजय रुद्र की बात को काटते हुए कहता है, नहीं, मैं करूंगा। रुद्र कहता है, नहीं, मैं। अजय फिर कहता है, नहीं, मैं। रुद्र और अजय की बात सुनकर छाया हंसते हुए कहती है, अरे मेलिया, दोनों ही कर लो। अर्जुन रुद्र और अजय को समझाते हुए कहता है, तुम दोनों पागल हो रहे हो क्या? वो तुम्हें फंसा रही है और तुम फंस रहे हो। जानते भी हो रूह का सौदा क्या होता है?
मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता रूह का सौदा। अजय कहता है, हाँ मुझे पता है, पर इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास। रुद्र, देख, तेरा घर है, परिवार है, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी वैसे अपने देश के नाम लिख दी है, तो प्लीज छाया के साथ मुझे सौदा करने दे। रुद्र धीरे से कहता है, पर कुछ नहीं रुद्र, प्लीज बात को समझ। ऐसे कब तक तू मुझ पर एहसान करेगा अजय? बचपन में भी मेरी वजह से तूने अपनी छोटी बहन को खो दिया, और अब छाया का टाइम वेस्ट हो रहा था। वो गुस्से में कहती है, ये औरतों की तरह रोना धोना बंद करो, समझे? और जल्दी बताओ, कौन सौदा करेगा? कौन करेगा सौदा? अजय रुद्र की आंखों में देखते हुए कहता है, रुद्र, तुझे हमारी दोस्ती की कसम। अजय अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, छाया, मैं तेरे साथ अपना रूह सौदा करने के लिए तैयार हूं, पर वादा करो कि तुम मेरे दोस्तों को यहां से वापस सही सलामत जाने दोगी, उन्हें कुछ नहीं करोगी। वैसे जिंदा तो मैं कभी नहीं जाने देती तुम्हारे दोस्तों को यहां से, पर सौदा कराना जरूरी है, क्योंकि वो अधूरा काम तुम ही कर सकते हो। मैं तुमसे वादा करती हूं अजय, यदि तुम मेरे साथ अपनी रूह का सौदा करोगे तो मैं तुम्हारे दोस्तों को यहां से जाने दूंगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ सौदा करने के लिए तैयार हूं। बताओ क्या सौदा है? रात के 3 बज गए थे, पर रुद्र के घर में अभी तक किसी को नींद नहीं आई थी। तभी की नींद उड़ी हुई थी। पीयूष की आंखों में नींद समाई हुई थी, पर वो सोया नहीं था। तभी लोग एक साथ हॉल में बैठे हुए थे। तन्वी स्वाति के कंधों पर हाथ रखते हुए कहती है, स्वाति बेटा, 4 बज गए हैं, आप अपने कमरे में सोने चले जाओ। स्वाति तन्वी को मना करते हुए कहती है, नहीं दीदी, जब तक रुद्र भैया नहीं आएंगे मैं अपने कमरे में सोने नहीं जाऊंगी। पर स्वाति बेटा, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। नहीं तन्वी दीदी, मुझे नींद नहीं आएगी, प्लीज आप समझिए ना। संतोष तन्वी से कहता है, रहने दो तन्वी, स्वाति नहीं सोएगी, बचपन से ही वो ऐसी ही है, अपने रुद्र भाई से बहुत प्यार करती है वो। जब तक वो रुद्र को सही सलामत देख नहीं लेगी, सोएगी नहीं। आयशा घबराहट के साथ कहती है, ए जी, मेरा भी तो जी बहुत मचल रहा है, अब पता नहीं मन में कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। संतोष कहता है, तुम घबराओ मत आयशा, मैं अभी देख कर आता हूं। आयशा संतोष की बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और डरते हुए कहती है, नहीं नहीं ए जी, आप बाहर मत निकलिए अभी। हे महादेव, ये कैसी मुश्किल में डाल दिया आपने, कुछ समझ नहीं आ रहा, इन्हें बाहर भेजूं या नहीं। यदि भेजा तो उस चुड़ैल से खतरा, और अगर नहीं भेजा तो रुद्र की फिक्र मेरी जान ले लेगी। अनन्या कहती है, फिक्र तो मुझे भी हो रही है आंटी जी, रुद्र और अर्जुन की, पर आप हौसला रखिए, वो दोनों आते ही होंगे। तन्वी अनन्या का साथ देते हुए कहती है, हाँ आंटी जी, वो आते ही होंगे। तभी लोग आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। खटखट खटखट। समीर जल्दी से कहता है, लगता है वो दोनों आ गए। पीयूष कहता है, मैं अभी जाकर दरवाजा खोलता हूं। पीयूष अपनी जगह पर से उठता है। उससे पहले ही फुर्ती के साथ आयशा अपनी जगह पर से उठती है और दरवाजा खोलने के लिए जाने लगती है। जब आयशा दरवाजा खोलती है तो माखनलाल और अजय को दरवाजे पर देखकर हैरानी के साथ कहती है, इंस्पेक्टर साहब, आप इतनी रात में यहां पर? अजय आयशा की बात का कुछ जवाब देता उससे पहले ही जिप्सी को पार्क करके रुद्र और अर्जुन के साथ
वो वहां पर आ जाता है और कहता है, चाची आप अंदर चलिए, मैं आपको सब बताता हूं। माखनलाल और अजय को रुद्र और अर्जुन के साथ आते हुए देखकर घर में सभी लोग शॉर्ट हो जाते हैं। पीयूष धीरे से अनन्या से कहता है, यार ये कहीं मैं नींद में तो नहीं हूं? ये रुद्र और अर्जुन के साथ माखनलाल और इंस्पेक्टर अजय ही आ रहे हैं ना? अनन्या धीरे से जवाब देती है, हाँ मोटे वही हैं। पर ये इतनी रात में यहां पर क्या कर रहे हैं? रुद्र और अर्जुन तो इन्हें छाया की डायरी देने गए थे ना, पर ये तो उन दोनों को साथ में यहां पर ले आए। अनन्या कहती है, पता नहीं मोटे, पर देखकर लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। माखनलाल, अजय, रुद्र और अर्जुन सभी के साथ सोफे पर बैठ जाते हैं। माखनलाल हकलाते व डरते हुए कहता है, पानी पानी। आयशा स्वाति से कहती है, जाओ स्वाति बेटा, सभी के लिए पानी ले आओ। स्वाति ने अपनी जगह पर से उठते हुए कहती है, जी मां अभी लाती हूं। स्वाति पानी लेने के लिए उठी ही थी कि तभी तन्वी कहती है, रुको स्वाति, मैं लेकर आती हूं, तुम आराम करो और अब जाकर सो जाओ। तुम्हारे रुद्र भैया भी आ गए हैं ना? स्वाति कहती है, जी दीदी। स्वाति अपने कमरे में जाने लगती है और तन्वी किचन में पानी लेने चली जाती है। आयशा को तन्वी का स्वाति की फिक्र करना बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो तन्वी को घूरने लग जाती है। अनन्या पीयूष के बगल में ही बैठी हुई थी। वो धीरे से अनन्या के कान में कहता है, यार ये माखनलाल हकलाने कब से लग गया और ये डरा हुआ क्यों लग रहा है? अनन्या चिढ़ते हुए कहती है, मुझे क्या पता मोटे, सब्र रखना थोड़ी देर, तुझे कुछ देर में तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। तन्वी ट्रे में सबके लिए पानी लेकर आती है और माखनलाल, अजय, अर्जुन और रुद्र को देने लग जाती है। संतोष कहता है, रुद्र बेटा, तुम्हें और अर्जुन को आने में इतनी देर कैसे हो गई? तुम तो शाम से निकले हो ना? रुद्र पानी पीते हुए कहता है, वो चाचा, बात यह है कि जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे तो हमें पता चला कि अजय और माखनलाल जी को भी छाया की एक और डायरी मिली थी। संतोष हैरानी के साथ कहता है, क्या? समीर कहता है, कैसी डायरी? रुद्र सभी लोगों को सब कुछ बताता है, जितना उन्हें पता चला था और जो जो उनके साथ हुआ था। तन्वी हैरानी के साथ कहती है, इसका मतलब यह है कि छाया एक बुरी औरत थी? अजय कहता है, हाँ मिस तन्वी, और सिर्फ बुरी नहीं बल्कि बहुत बुरी। उसने अपने काले जादू से बहुत सारे लोगों को अपने वश में करके रखा हुआ था। आयशा कहती है, मतलब जेठ जी ने छाया को जलाकर ठीक किया था? उनकी कोई गलती नहीं थी? रुद्र कहता है, हाँ चाची, पापा सही थे, वो गलत इंसान नहीं थे। गलत तो हम थे जो आज तक पापा को गलत समझते आ रहे थे। वो तो उल्टा गांव वालों को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा रहे थे। समीर कहता है, वो सब तो ठीक है, पर अब करना क्या है? हमें छाया की कहानी तो पता चल गई, पर उसके अंत का क्या? तुम्हें पता है ना उसका आतंक कितना बढ़ रहा है। पीयूष कहता है, समीर सही बोल रहा है। ये छाया का क्या? अब इससे हमें कैसे छुटकारा मिलेगा? आयशा कहती है, अब इसका रास्ता तो मेघ के पुजारी जी ही बता सकते हैं। उनके पास जरूर कोई ना कोई उपाय होगा। रुद्र कहता है, चाची ठीक कह रही हैं, उनके पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। मैं सुबह ही उनके पास चला जाऊंगा। अर्जुन कहता है, मैं भी चलूंगा साथ में। रुद्र अर्जुन से सहमत हो जाता है और कहता है,
हाँ ठीक है, अजय कहता है। अच्छा ठीक है, फिर हम लोग भी निकलते हैं, आयशा कहती है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अजय बेटा, ये जानते हुए भी कि बाहर वो चुड़ैल मंडरा रही है, तुम बाहर जाने की बात कर रहे हो। एक काम करो, तुम और माखनलाल जी आज रात यहीं पर रुक जाओ ना, संतोष कहता है। हाँ आयशा ठीक कह रही है, आप लोग यहीं रुक जाइए आज, अजय कहता है। पर अजय अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही माखनलाल उसकी बात को काटते हुए कहता है। साहब, आयशा जी ठीक कह रही हैं, मुझे भी यही लगता है कि हमें आज रात यहीं रुक जाना चाहिए। अजय माखनलाल की बात से सहमत हो जाता है और कहता है, अगर तुम कहते हो तो ठीक है माखनलाल, हम आज रात यहीं पर रुक जाते हैं। अजय तन्वी की तरफ देखते हुए कहता है, मिस तन्वी, मुझे एक गिलास पानी और मिल सकता है क्या? मेरा गला बहुत सूख रहा है। तन्वी अपने हाथ में पानी का जग पकड़े हुए थी। वो अजय के गिलास में पानी डालते हुए कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। जब तन्वी अजय के गिलास में पानी डालती है तब देखती है कि अजय के हाथ की हथेली के पीछे सौदे का निशान बना हुआ था, जो कि ताजा लग रहा था। उससे अभी भी थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा था। तन्वी उस निशान को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, ये निशान तो वैसा ही है जैसा मेरे हाथ पर है। सभी लोग अजय के हाथ की हथेली के पीछे वो निशान देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। समीर हैरानी के साथ कहता है, इसका क्या मतलब है इंस्पेक्टर अजय? क्या आपने भी छाया के साथ कुछ सौदा किया है? अजय धीरे से कहता है, हाँ। समीर कहता है, आपने क्या सौदा किया है? बताइए इंस्पेक्टर अजय, बताइए। अजय उस पल को याद करने लग जाता है जब वो छाया के साथ अपनी रूह का सौदा कर रहा था। छाया के हाथ में अजय का हाथ था और वो अजय की हथेली पर अपने नाखून फेर रही थी। छाया के नाखून चाकू की तरह पहने हो गए थे। अजय के साथ ही माखनलाल, रुद्र और अर्जुन खौफ में खड़े हुए थे। छाया हंसते हुए कहती है, बोलो अजय, तुम मेरे साथ सौदा करने के लिए तैयार हो ना? अजय डरते हुए कहता है, हाँ छाया, मैं अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए तुम्हारे साथ सौदा करने के लिए तैयार हूं। सोच लो अजय, सौदा कुछ भी हो सकता है और एक बार सौदा करने के बाद तुम पीछे नहीं हट सकते। तुम जब तक सौदा पूरा नहीं करोगे तुम्हारी रूह मेरे पास कैद रहेगी, तुम्हारे मरने के बाद भी। हाँ मुझे पता है छाया, तो फिर तुम्हें तो ये भी पता होगा ना कि सौदा करने से पहले 2 वादे करने पड़ते हैं, उसके बाद सौदा किया जाता है। अजय छाया की बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, पर छाया, हमारे बीच बात तो सौदे की हुई थी ना, फिर ये 2 वादे बीच में कहां से आ गए? पर ये तो नियम है अजय, काली दुनिया का, कि 2 वादे करने के बाद ही सौदा बताया जाता है। भूल गए? गौरी और संजू के साथ भी तो यही हुआ था। हाँ छाया, मुझे याद है, पर भूलो मत, वो तुम्हारे अनुयायी थे पर मैं नहीं। तू अपनी जुबान की तो पक्की रहे, तूने सौदे का कहा था, तो ये वादे बीच में कैसे ला सकती है? एक सच्ची चुड़ैल तो वही होती है ना जो अपनी जुबान की पक्की रहती है, वो नहीं जो बदलती रहती है। मुझे पता है तुम एक सच्ची चुड़ैल हो, इसलिए अपनी जुबान पर बनी रहोगी। अजय छाया का माइंड कन्वर्ट करने की कोशिश करने लग जाता है कि छाया उसके साथ 2 वादे ना करके डायरेक्ट सौदा करे, और वो इसमें कामयाब हो जाता है।
ठीक है अजय, सही कहा। मैं अपनी जुबान की पक्की हूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डायरेक्ट सौदा करती हूं। तो तैयार हो जाओ तुम अपना सौदा सुनने के लिए। हाँ छाया, मैं तैयार हूं। तुम बस बताओ कि सौदा क्या है। जैसा कि तुम और रुद्र मेरे अतीत से देखकर आए हो कि 56 नवजात बच्चे की बलि देने के बाद मैं अमर बन सकती थी, और उस दिन आखिरी नवजात बच्चे की बलि मुझे देनी थी। जिस दिन मुझे जला दिया गया था और मैं उस आखिरी बच्चे की बलि नहीं दे पाई, तुम्हें उस आखिरी नवजात बच्चे की बलि देनी है। छाया की बात सुनकर अजय, रुद्र, माखनलाल और अर्जुन शॉक्ड हो जाते हैं और एक साथ कहते हैं, क्या? हाँ, तुम्हें एक नवजात बच्चे की बलि देनी है। रुद्र हैरानी के साथ कहता है, पर तुम उस नवजात बच्चे की बलि देकर क्या करोगी? अब तो तुम अमर भी नहीं बन सकती हो, तुम मर चुकी हो। रुद्र की बात सुनकर छाया जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है, ये जानकर तुझे क्या करना है हरामजादे? मैं कुछ भी करूं भाड़िया। बोल अजय, सौदा मंजूर है? अजय मन ही मन सोचने लग जाता है कि वो क्या करे, छाया के साथ सौदा करे या नहीं। यदि वो नहीं करता है तो छाया उसके दोस्तों को मार देगी, और यदि उसने हां बोल दिया तो उसे एक नवजात बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। अजय के कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बहुत मुश्किल में पड़ गया था। छाया फिर चिल्लाते हुए कहती है, बोल अजय, सौदा मंजूर है? अजय फिर कुछ जवाब नहीं देता है। अजय के जवाब ना देने से छाया को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से कहती है, बोल हरामजादे, सौदा मंजूर है या नहीं, या फिर तेरे दोस्तों को मौत के घाट उतार दूं? अजय हड़बड़ाहट के साथ कहता है, नहीं नहीं, रुक जाओ छाया, मेरे दोस्तों को कुछ मत करो, मुझे सौदा मंजूर है। छाया हंसने लग जाती है। उसकी आवाज कमरे के अंदर गूंजने लगती है। छाया चाकू की तरह पैने अपने नाखून से अजय के हाथ की हथेली के पीछे सौदे का निशान बनाते हुए कहती है, ये हुई ना बात भाड़िया। हे शैतानों के देवता, सौदा मंजूर कीजिए, इसकी रूह को कैद कीजिए शैतानों के देवता। अचानक से अजय के हाथ की हथेली के पीछे सौदे का काला निशान बन जाता है, जिससे खून टपकने लगता है। रुद्र रोते हुए कहता है, ये तूने क्या किया अजय? छाया हंसते हुए कहती है, वही तो किया है भाड़िया, जो 19 साल पहले तू मेरे लिए करता था। भूल गया? तू भी तो मुझे नवजात बच्चे ला कर देता था। बस फर्क इतना था कि तेरे साथ रूह का सौदा नहीं कर पाई थी, क्योंकि तू बालिग नहीं था। अब वो काम तेरा ये ईमानदार दोस्त करेगा। अब बड़ा मजा आने वाला है। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को नवजात बच्चे की बलि देते हुए देखने में। अर्जुन कहता है, छाया आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें मिलता क्या है सब करने से? नवजात बच्चों की बलि देने से कोई फायदा नहीं होने वाला, तुम्हारे सिर पर पाप ही चढ़ेगा। पाप ही तो चढ़ाना चाहती हूं हरामजादे मैं अपने ऊपर, ताकि शैतान मेरे पापों से खुश हो जाए। अजय याद रखना, 2 दिन बाद अमावस्या है, और उस रात कैसे भी करके वो बलि जो बच गई थी वो देनी है। तू मुझे 2 दिन बाद नवजात बच्चा लाएगा और उसकी बलि भी देगा, समझा? अजय उदासी के साथ अपना सिर नीचे करते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया। अजय अपने हाथ की हथेली के पीछे
बने निशान को देखने लग जाता है और यादों में से बाहर आ जाता है। संतोष कहता है, इसका मतलब यह है कि वो आखिरी नवजात बच्चे की बलि जो छाया नहीं दे पाई थी, वो उसके लिए तुम दोगे? अजय कहता है, हाँ संतोष जी, वो बलि मैं दूंगा। उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मुझे ये करना पड़ा। आयशा रोते हुए कहती है, मैं समझ सकती हूं अजय बेटा, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं, पर यदि तुम नहीं होते तो शायद मेरा रुद्र आज मेरे सामने सही सलामत नहीं होता। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है आंटी जी, आखिर रुद्र मेरे भी बचपन का दोस्त है, मेरा भी कुछ ना कुछ उसके लिए करने का फर्ज बनता है, और किसी ना किसी को तो सौदा करना ही था ना, तो फिर मैं क्यों नहीं? अर्जुन दीवार में लगी घड़ी में देखते हुए कहता है, 4 बज गए, आई थिंक अब हमें सो जाना चाहिए, और छाया का क्या करना है वो कल देखते हैं। पीयूष कहता है, हाँ मुझे भी बहुत तेज नींद आ रही है। आयशा कहती है, ठीक है रुद्र बेटा, इंस्पेक्टर राजू और माखनलाल जी को तुम गेस्ट रूम में ले जाओ, और हाँ याद रखना कल सुबह होते ही पहले मेघनाथ मंदिर चले जाना। अब पुजारी जी हैं जो हमें छाया से निपटने का रास्ता दिखा सकते हैं। रुद्र कहता है, हाँ चाची मैं चला जाऊंगा। सुबह के 6 बज रहे थे और मेघनाथ मंदिर के अंदर आरती चल रही थी। रुद्र और अर्जुन मेघनाथ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उन्हें मेघनाथ मंदिर के अंदर बजने वाली घंटियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जब वो दोनों मेघनाथ मंदिर के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि वहां पर नीरज पुजारी थे, जिनके हाथ में आरती की थाली थी। नीरज पुजारी शिवलिंग की आरती उतार रहे थे। आरती खत्म हो चुकी थी। नीरज पुजारी पूजा का थाल लेकर रुद्र और अर्जुन के पास आते हैं और उन्हें आरती लेने के लिए कहते हैं। अर्जुन अपने हाथ आगे बढ़ाता है और थाल में जल रहे दीपक से आरती लेता है। रुद्र भी अपने हाथ आगे बढ़ाता है, पर जैसे ही वो अपने हाथ दीपक पर रखता है वो दीपक बुझ जाता है। अचानक से दीपक को बुझता हुआ देखकर रुद्र और अर्जुन शॉक्ड हो जाते हैं। नीरज पुजारी हैरानी के साथ कहते हैं, अनिष्ट 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 हो गया। नीरज पुजारी पूजा का थाल प्रसाद के पास रख देते हैं। रुद्र धीरे से फुसफुसाते हुए अर्जुन से पूछता है, अर्जुन ये अनिष्ट मतलब क्या होता है? अर्जुन धीरे से जवाब देता है, अनिष्ट मतलब अशुभ या अपशगुन। अर्जुन प्रसाद लेने के नीरज पुजारी के पास चला जाता है। नीरज पुजारी नारियल का प्रसाद अर्जुन के हाथ में देते हैं। रुद्र भी प्रसाद लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर जैसे ही नीरज पुजारी रुद्र के हाथ में नारियल का प्रसाद देते हैं वो नारियल सफेद से काला हो जाता है। ये देखकर रुद्र और अर्जुन फिर शॉक्ड हो जाते हैं। रुद्र के समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। नीरज पुजारी फिर कहते हैं, अनिष्ट अनिष्ट अनिष्ट। नीरज पुजारी मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। नीरज पुजारी के पीछे पीछे ही रुद्र और अर्जुन भी मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। रुद्र नीरज पुजारी से पूछता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है पुजारी जी। नीरज पुजारी कहते हैं, मुझे पता है रुद्र, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, तुम्हें छाया के बारे में बात करनी है ना। रुद्र और अर्जुन शॉक्ड हो जाते हैं सुनकर
और सोचने लगते हैं कि नीरज पुजारी को कैसे पता चला। रुद्र हैरानी के साथ पूछता है, आपको कैसे पता पुजारी जी कि मुझे छाया के बारे में बात करनी है? अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए नीरज पुजारी कहते हैं, मुझे तो यह भी पता है कि रुद्र की कल रात तुम और तुम्हारे दोस्त मेगांव के अंदर गए थे और तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे एक दोस्त इंस्पेक्टर अजय ने उस छाया के साथ अपनी रूह का सौदा भी किया है। रुद्र बड़ी बड़ी आंखें करके नीरज पुजारी को घूरने लगता है और सोचने लगता है कि नीरज पुजारी को उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता, कहीं उनके पास दिव्य दृष्टि तो नहीं। नीरज पुजारी कहते हैं, तुम दोनों यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारे बारे में मुझे इतना सब कैसे पता है? रुद्र और अर्जुन दोनों एक साथ कहते हैं, हाँ पुजारी जी। नीरज पुजारी जवाब देते हैं, जब तुम दोनों अंदर आए तभी मैं समझ गया था कि जरूर कुछ ना कुछ बड़ी बात है, वरना आज से पहले मैंने तुम्हें इतनी सुबह यहां पर आते नहीं देखा था। रुद्र, जब तुम आरती ले रहे थे उस वक्त तुम छाया के बारे में ही सोच रहे थे और इसी वक्त मैंने तुम्हारी आंखें पढ़ ली और तुम्हारे मन की बात भी जान ली। तुम्हारे मन में खौफ ज्यादा था जिस कारण दीपक बुझ गया था। अर्जुन कहता है, और पुजारी जी प्रसाद लेते वक्त वो नारियल एकदम से काला कैसे पड़ गया? नीरज पुजारी कहते हैं, वो इसलिए उस वक्त मैं वो बातें जान रहा था जो तुम मुझसे पूछना चाहते थे और उस वक्त भी रुद्र के मन में छाया का खौफ था जिस कारण प्रसाद काला पड़ गया। अर्जुन, अच्छा ये बात थी। पुजारी जी एक बात समझ नहीं आई। नीरज पुजारी हैरानी के साथ कहते हैं, कैसी बात? ये कि जब छाया मर चुकी है तो 56 नवजात बच्चों की बलि देकर वो क्या करेगी? वो तो अब अमर भी नहीं बन सकती क्योंकि वो मर चुकी है। और भला कोई मरा हुआ इंसान आज से पहले अमर हुआ है क्या? नीरज पुजारी कहते हैं, तुमसे किसने कहा अर्जुन कि छाया अमर नहीं हो सकती? छाया अभी भी अमर हो सकती है। रुद्र शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा? छाया अमर हो सकती है? पर ये कैसे पॉसिबल है? नीरज पुजारी कहते हैं, 56 बच्चे की बलि देने के बाद छाया को एक नया रूप मिलेगा रुद्र, और नए रूप के बाद उसे अमर होने की शक्तियां पाने के लिए अपने ही खून की बलि देनी पड़ेगी। उसके बाद उसे अमर होने की शक्तियां मिल जाएंगी। रुद्र हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? अपने ही खून की बलि? हाँ रुद्र, अपने ही खून की बलि। अर्जुन कहता है, क्या हम छाया को रोक नहीं सकते? ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसे 56 नवजात बच्चे की बलि ही ना देने दें? आज तक होनी को कोई नहीं रोक सका अर्जुन, स्वयं भगवान कृष्ण भी नहीं, जबकि उन्हें भी पता था कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, पर उस महाविनाश को नहीं रोक पाए थे। अर्जुन हैरानी के साथ कहता है, इसका मतलब सब खत्म होने वाला है? नीरज पुजारी कहते हैं, हाँ अर्जुन, सब खत्म होने वाला है। छाया बहुत ताकतवर है, तुम खुद उसकी शक्तियां देख कर आए हो। उसके पास सिर्फ दैत्य नहीं बल्कि दैवीय शक्तियां भी हैं। उसी के कारण तो वो हमारे गुरु पंडित सुशलाचार्य और मेरे दो जान से प्यारे दोस्त निर्मल और आदित्य को मार पाई है। रुद्र गुस्से में कहता है, कुछ तो रास्ता होगा पुजारी जी, ऐसे कैसे हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें? आखिर धर्म पर धर्म की जीत कैसे हो सकती है? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। उस चुड़ैल से यदि बचना है तो सिर्फ एक रास्ता है, चुपचाप हम अपने घर में रहें। केवल रात में ही नहीं, दिन में भी 2 दिन तक उसका आसपास के गांव में कहर बरसेगा और तीसरी रात तो तुम्हें खुद पता है, नवजात बच्चे की बलि देकर वो खुद एक नया रूप पालेगी और सब कुछ तबाह कर देगी। अंत नजदीक आ गया है अब रुद्र। रुद्र मुंह बनाते हुए कहता है, पर पुजारी जी, जब छाया इतनी ताकतवर हो गई है तो कुछ भी कर सकती है, तो आपको क्या लगता है कि घर के अंदर रहकर हम सुरक्षित रहेंगे? वो हमें घर के अंदर भी तो मार सकती है। नीरज पुजारी कहते हैं, मैंने कब कहा कि घर के अंदर रहकर तुम सुरक्षित हो रुद्र? छाया मौत बनकर हमारे साथ घूम रही है,
उसका जब मन होगा तब वो किसी को भी अपना शिकार बना सकती है, पर सिर के नीचे छत रहेगी तो ज्यादा अच्छा है। और जितना हो सकता है सब एक साथ रहना, कोई भी अकेले मत रहना। ये 2 दिन बहुत बुरे गुजरने वाले हैं, और अमावस्या की रात तो वो ऊपर वाला ही जानता है कि क्या होने वाला है। रुद्र धीरे से कहता है। क्या अमावस्या की रात सब खत्म हो जाएगा? नीरज पुजारी कहते हैं। रुद्र, अमावस्या की रात अंधेरा होगा या उजाला ये तो अब आने वाला कल ही बताएगा, पर मेरी बात मानो रुद्र, हो सके तो ये 2 दिन अपने घर से बाहर मत निकलना। यही तुम्हारे लिए और तुम्हारे दोस्तों के लिए ठीक होगा, और हो सके तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। मैं वैसे ही अपने 2 दोस्त गवा चुका हूं, अब खुद की जान नहीं गवा सकता। इतना कहकर नीरज पुजारी वापस मंदिर के अंदर जाने लगते हैं। रुद्र और अर्जुन के चेहरे लटक जाते हैं और वो परेशान होते हुए सीढ़ियां उतरने लगते हैं। दोपहर के 3 बज गए थे और माखनलाल पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सोच रहा है। तभी वहां पर अजय आ जाता है। अजय को देखकर माखनलाल सैल्यूट करते हुए कहता है, जय हिंद साहब। अजय उदास मन से जवाब देता है, जय हिंद। अजय अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। जब से अजय पुलिस स्टेशन के अंदर आया है, उसने नोटिस किया कि माखनलाल पहले वाले माखनलाल की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि समझदार माखनलाल लग रहा था। अजय माखनलाल से पूछता है, माखनलाल, क्या हुआ आज पहली बार तुम पुलिस स्टेशन में सो नहीं रहे हो? बल्कि हमेशा तो काम के वक्त तो सोते रहते हो, और कल रात तो रात भर तुम सो भी नहीं पाए, फिर भी आज जाग रहे हो। माखनलाल धीरे से कहता है, हाँ साहब, वो मैं कुछ सोच रहा था। अजय हैरानी के साथ कहता है, क्या सोच रहे थे माखनलाल? यही कि चोरी कैसे करनी है नवजात बच्चे की। माखनलाल के मुंह से नवजात बच्चे का नाम सुनकर अजय का चेहरा उतर जाता है और वो कहता है, क्या कहा? नवजात बच्चा? हाँ साहब, नवजात बच्चा। आप भूल गए क्या? अजय अपने हाथ की हथेली के पीछे के सौदे के निशान को देखते हुए कहता है, नहीं माखनलाल, मैं कैसे भूल सकता हूं? ये निशान कभी भूलना ही नहीं देता। क्या और कोई रास्ता नहीं है माखनलाल? क्या नवजात बच्चे की बलि देनी जरूरी है? हाँ साहब, और कोई रास्ता नहीं बचा है। नीरज पुजारी ने भी मना कर दिया है, कहा है कि वो किसी की कोई मदद नहीं कर सकते। छाया की शक्तियों के आगे सबकी शक्तियां कमजोर हैं। अजय उदास मन से कहता है, अच्छा, मतलब अंत निश्चित है? हाँ साहब, अब आप ये सोचिए कि नवजात बच्चा कैसे चुराना है और कहां से, क्योंकि अगर 2 दिन बाद अमावस्या की रात आपने छाया को नवजात बच्चा नहीं ला कर दिया तो वो आपको मार देगी, और आपके मरने के बाद भी आपकी रूस के पास कैद रहेगी, तब तक जब तक आप उसे एक नवजात बच्चा नहीं ला कर दे देते। नहीं माखनलाल, ये मैं नहीं कर सकता। आखिर मैं कोई नवजात बच्चा कैसे चुरा सकता हूं? मैंने बचपन से अपनी आंखों के सामने रुद्र को अपनी छोटी नवजात बहन को चुराते हुए देखा है, तब मैं कैसे कोई नवजात बच्चा चुरा सकता हूं? मैं जानता हूं अपनों को खोने का दर्द क्या होता है, और मैं नहीं चाहता कि कोई वो दर्द महसूस करे। तो आप क्या चाहते हैं साहब, कि वो चुड़ैल आपको मार दे? हाँ माखनलाल, मार दे, पर मैं नवजात बच्चा नहीं चुरा सकता। कुछ देर बाद अजय कमजोर पड़ जाता है और वो परेशान होते हुए कहता है, मैं अपने फर्ज के साथ गद्दारी नहीं कर सकता माखनलाल, मैं बच्चा चोरी नहीं कर सकता। अजय को परेशान देखकर माखनलाल की आंखें नम होने लग जाती हैं और वो अजय को समझाते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूं साहब कि आपके लिए आपका फर्ज ही सब कुछ है, पर एक बार अपने दोस्तों के बारे में सोचिए। यदि आपने सौदा पूरा नहीं किया तो छाया सबको मार देगी। जिन दोस्तों के लिए आपने सौदा किया था वो दोस्ती नहीं रहेंगे तो फिर सौदा आपने किया ही क्यों? कुछ देर रुककर माखनलाल फिर कहता है, साहब, कभी कभी बहुत सी चीजें जिंदगी में हमारी ऐसी होती हैं
जो हम करना नहीं चाहते पर करना पड़ता है। अजय माखनलाल से कहता है, ठीक है माखनलाल, एक काम करो, गोंदिया जिले में जितने भी हॉस्पिटल हैं और जिनकी 2-3 दिन के अंदर डिलीवरी होने वाली है उनकी लिस्ट निकालो, समझे? जी साहब, समझ गया। इधर दूसरी तरफ शाम के 7:30 बज गए थे और कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला था। रुद्र और उसके सभी दोस्त छत के ऊपर बैठे हुए थे। अर्जुन के हाथ में सिगरेट थी और वो उसके लंबे लंबे कश खींचे जा रहा था। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी पीयूष हैरानी के साथ कहता है, का मतलब यह है कि छाया और गौरी दोनों एक दूसरे को पहले से जानती थी और ये दोनों मिली हुई थी? रुद्र कहता है, हाँ पीयूष, पहले मिली हुई थी और गौरी का सौदा यह था कि उसे कैसे भी करके छाया को मेगांव से आजाद करवाना है। पिछले साल हमें लगा कि स्वाति के अंदर छाया की रूह है और मेघनाथ मंदिर के चारों पुजारी उसे पकड़कर ले गए थे, पर हम गलत थे। स्वाति के अंदर गौरी की रूह थी। तभी तो जिस दिन चारों पुजारी ने गौरी की रूह को मुक्ति दिलाई थी, उसके अगले ही दिन गौरी की लाश इंस्पेक्टर अजय को मेरे घर के पीछे वाले तालाब के पास मिली थी और गौरी ने अपनी बलि भी वहीं पर तो दी थी। बलि देने के बाद उसका शरीर डूब गया था और मुक्ति मिलने के बाद उसका शरीर अपने आप ऊपर आ गया। पीयूष अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, हाँ यार, सही कहा। समीर कहता है, पर यार एक बात समझ नहीं आई। रुद्र हैरानी के साथ कहता है, यही कि मरने के बाद छाया चुड़ैल बनी और गौरी डाइन, ये कैसे हो गया? दोनों तो एक ही शैतान के अनुयायी थे, तो कोई एक ही बनना था, या तो डाइन या फिर चुड़ैल। पीयूष अपना सिर खुजाते हुए कहता है, यार ये चुड़ैल और डाइन में कोई अंतर भी होता है क्या? अनन्या कहती है, हाँ होता होगा मोटे। पीयूष कहता है, होता होगा क्या? क्या मतलब है? अंतर है या नहीं ये बताना। अर्जुन आराम से सबकी बातें सुन रहा था और अपनी सिगरेट के कश खींचने में बिजी था। तभी पीयूष कहता है, ए अर्जुन, तुझे तो सब पता है ना, तो फिर तू ही बताना, ये डाइन और चुड़ैल में कोई फर्क होता है या दोनों एक ही हैं? अर्जुन पीयूष की बात का कुछ जवाब नहीं देता और सिगरेट के कश खींचते हुए कहता है। समीर अर्जुन से सिगरेट लेते हुए कहता है, बताना यार अर्जुन, और ला सिगरेट मुझे दे, 2-3 कश जरा मुझे भी खींचने दे। तू ये अकेला पूरा खींच लेगा क्या? अर्जुन कहता है, देखो और अब ध्यान से सुनो, चुड़ैल और डाइन में बहुत अंतर होता है। कहा जाता है कि जो औरतें शादीशुदा होती हैं वो मरने के बाद चुड़ैल बनती हैं और जो लड़कियां कुंवारी होती हैं वो मरने के बाद डाइन बनती हैं। यही कारण था कि गौरी डाइन और छाया मरने के बाद चुड़ैल बनी। अनन्या अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, अच्छा, और भी कोई फर्क है क्या अर्जुन, जिससे चुड़ैल और डाइन को पहचाना जा सकता है? अर्जुन कहता है, हाँ है ना, ये जो चुड़ैल होती है इनके दांत ज्यादा लंबे होते हैं, ये 10 सेंटीमीटर के भी हो सकते हैं। इनका चेहरा जला हुआ होता है जिससे पीली पस निकलती रहती है। उनकी आंखें भी मामूली इंसान से 3 गुनी होती हैं। चुड़ैल सुनसान इलाकों में पेड़ों पर रहती है। पीयूष कहता है, अच्छा, और ये डाइन कैसी दिखती है? अर्जुन कहता है, कहा जाता है कि डाइन चुड़ैल से कई ज्यादा खूबसूरत होती है, जिससे वो पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। डाइन हर किसी को नहीं दिखती है, ये उन पर डिपेंड करता है कि वो किसे अपने आप को दिखाना चाहती है। उनके पैर उल्टे रहते हैं, यही इनकी एकमात्र पहचान होती है। यही कारण है कि डाइन ज्यादातर साड़ी पहनती है, जिससे उनके पैर छुपे रहें। रुद्र कहता है, यार अर्जुन ठीक कह रहा है, मैंने देखा था मरने के बाद गौरी और सुंदर दिखने लग गई थी और उसके पैर भी उल्टे थे, और उससे बिल्कुल अपोजिट छाया मरने के बाद वो और भी डरावनी लगने लग गई थी। रुद्र और उसके सभी दोस्त आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी नीचे से आयशा के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। नीचे आओ रुद्र, सब जल्दी से नीचे आओ। आयशा की घबराती हुई आवाज सुनकर सब डर जाते हैं। पीयूष डरते हुए कहता है, यार अब क्या हो गया? रुद्र कहता है, पता नहीं यार, वो तो नीचे पहुंचकर ही पता चलेगा। चलो चले नीचे।
रुद्र और उसके सभी दोस्त छत से नीचे आ जाते हैं। रुद्र कहता है, क्या हुआ चाची, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? आयशा घबराते हुए कहती है, रुद्र बेटा, तुम्हें दिख नहीं रहा? अंधेरा हो चुका है, रात के 8 बज गए। पुजारी जी ने कहा था कि सब घर के अंदर रहना, इसलिए मैं घर के अंदर रहना चाहिए। संतोष भी आयशा के बगल में ही खड़ा हुआ था। वो कहता है, हाँ रुद्र बेटा, चलो सब घर के अंदर चलो, हमें जल्दी से घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर देने चाहिए। रुद्र कहता है, ठीक है चाचा, चलिए। सभी लोग घर के अंदर जा ही रहे थे कि तभी वहां पर भागते भागते राम काका आते हैं। राम काका बहुत घबराए हुए और डरे हुए थे। वो डरते हुए कहते हैं, छोटे मालिक, छोटे मालिक। राम काका पूरी तरह पसीने से भीगे हुए थे। संतोष राम काका के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या हुआ राम काका, आप ठीक तो हैं? राम काका कुछ देर तक हाँफते रहते हैं और फिर लंबी सांस लेने के बाद कहते हैं, हाँ मालिक, मैं ठीक हूं, पर वो मालिक, मुझे भी आज हवेली के अंदर सोने दीजिए ना। अकेले में कुछ दिनों से डर लग रहा है। मुझे हर वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई आसपास है। आयशा घबराते हुए कहती है, ये क्या बात कर रहे हैं राम काका? राम काका धीरे से कहते हैं, हाँ छोटी मालकिन, सच 2-3 दिनों से मुझे रोज बाड़े के पास पायल बजने की आवाज सुनाई दे रही है। मैं कई दिनों से सो नहीं पाया हूं छोटी मालकिन। आयशा भगवान को याद करते हुए कहती है, हे भोलेनाथ, ये क्या कर रहे हैं आप? हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए भोलेनाथ। रुद्र राम काका से कहता है, चलिए राम काका, आप भी अंदर चलिए, आज वहीं पर सोइएगा। राम काका हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, जी छोटे मालिक। सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं और घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। रात के 9 बजने वाले थे। हॉल में ही सबका बिस्तर लगा हुआ था, जहां पर सब एक साथ बैठे हुए थे। सोया कोई नहीं था। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। हर किसी के दिल में खौफ ने घर बना लिया था। पीयूष बार बार अपने आगे पीछे और छत की ओर देख रहा था कि कहीं से छाया ना आ जाए और उसे अपना अगला शिकार ना बना ले। समीर कहता है, ऐसे कब तक हम यूं ही डर के रहेंगे रुद्र? रुद्र कहता है, पता नहीं समीर, पर पुजारी जी ने तो यही कहा था कि जितना हो सके सब लोग एक साथ रहिए, वही सबके लिए ठीक होगा। अनन्या रुद्र का साथ देते हुए कहती है, हाँ यार, मुझे भी यही ठीक लगता है। वैसे भी अकेले में ज्यादा डर लगता है, सब साथ रहेंगे तो डर कम लगेगा। पीयूष डरते हुए कहता है, यार मुझे तो अभी भी उतना ही डर लग रहा है जितना अकेले में लगता था। पता नहीं ये छाया कब कहां से आ जाए। तन्वी कहती है, चुड़ैलों का कुछ भरोसा नहीं होता पीयूष, वो कभी भी किसी का भी रूप लेकर आ जाती हैं। हो सकता है वो हमें से अभी कोई एक हो। पीयूष डरते हुए कहता है, तन्वी, तुम पागल हो रही हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? पीयूष, मैं पागल नहीं हो रही हूं, सच बोल रही हूं। तन्वी हाँ में हाँ मिलाते हुए अर्जुन कहता है, हाँ पीयूष, मैंने भी पढ़ा है, चुड़ैल किसी का भी रूप ले सकती है, किसी का भी। अर्जुन की बात सुनकर पीयूष और ज्यादा डर जाता है। रुद्र और उसके दोस्त आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी अचानक से कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लग जाता है। खटखट खटखट खट खटखट खट। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर अचानक से कमरे के अंदर खामोशी छा जाती है। डर सबके चेहरे पर साफ दिखाई देने लग जाता है। हर कोई दरवाजे की तरफ देखने लग जाता है और सोचने लगता है कि इतनी रात में कौन आ गया। पीयूष हकलाते हुए कहता है, दरवाजे पर कौन है? कहीं छाया तो नहीं आ गई? अनन्या डरते हुए कहती है, ऐसा मत बोल बोटे। खटखट खटखट खट खटखट खट। कोई अभी भी जोर से दरवाजा खटखटाया जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि दरवाजे पर खड़ा इंसान दरवाजा तोड़ देगा। यदि दरवाजा नहीं खोला गया तो? आयशा डरते हुए कहती है,
ए जी, दरवाजे पर कौन है? हम सब तो अंदर हैं। संतोष कहता है, पता नहीं आयशा कौन है दरवाजे पर, तुम रुको मैं देखता हूं। आयशा डरते हुए कहती है, नहीं ए जी, दरवाजा मत खोलिए। भूल गए पंडित जी ने रुद्र बेटे से क्या कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। खटखट खटखट। कोई अभी भी जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था। अब दरवाजा हिलने लग गया था। रुद्र अपने आसपास देखता है और हैरानी के साथ कहता है, स्वाति कहां पर है? सब लोग स्वाति को देखने लग जाते हैं, पर स्वाति उन्हें नहीं दिखती है। आयशा डरते हुए कहती है, हे भगवान, मेरी बेटी कहां पर गई? मेरी बेटी कहां पर गई? कहां गई मेरी बेटी? तन्वी कहती है, कहीं स्वाति बाहर तो नहीं रह गई? तन्वी की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। दरवाजे के बाहर से स्वाति के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। माँ दरवाजा खोलिए ना, माँ दरवाजा खोलिए, मुझे अब बाहर बहुत डर लग रहा है, माँ जल्दी दरवाजा खोलिए। स्वाति की आवाज सुनकर आयशा के अंदर की माँ की ममता जाग जाती है और वो रोते हुए कहती है, मेरी बेटी, डरो मत बेटा, मैं भी दरवाजा खोलती हूँ। दरवाजे के बाहर से स्वाति की रोती हुई आवाज सुनाई देती है। माँ जल्दी दरवाजा खोलिए माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी आइए माँ, वरना वो चुड़ैल मुझे मार देगी, जल्दी आइए माँ। आयशा अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, डरो मत स्वाति बेटा, मैं आ रही हूं, डरो मत, मैं भी दरवाजा खोलती हूं। आयशा दरवाजे के पास जाती है और दरवाजा खोल देती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर देखती है कि दरवाजे की दहलीज पर स्वाति खड़ी हुई थी, जो कि जोर जोर से रो रही थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। आयशा स्वाति से कहती है, रो मत स्वाति बेटा, जल्दी से अंदर आ जाओ, आओ अंदर आओ। स्वाति घर के अंदर घुस जाती है। जैसे ही स्वाति अंदर घुसती है, आयशा झट से दरवाजा बंद कर देती है। घर के सभी लोग चैन की सांस लेने लग जाते हैं। अर्जुन हैरानी के साथ कहता है, स्वाति तुम बाहर कैसे रह गई थी? स्वाति अर्जुन की बात का कुछ जवाब नहीं देती है। तभी अचानक से सीढ़ियों के पास से स्वाति की आवाज सुनाई देती है, माँ, माँ। सभी लोग स्वाति के पीछे की आवाज सुनकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, यदि स्वाति उनके सामने है तो फिर उसके पीछे से आवाज कैसे आ सकती है? जब सभी लोग एक साथ पीछे देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सभी के पैर डर के मारे कपकपाने लग जाते हैं। पीछे सीढ़ियों के पास स्वाति खड़ी हुई थी। स्वाति सीढ़ियों के पास से चिल्लाकर कहती है, क्या हुआ माँ, आप मुझे बुला क्यों नहीं थी? मैं वॉशरूम गई थी। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं स्वाति की बात सुनकर और वो सोचने लगते हैं, यदि स्वाति घर के अंदर ही थी तो वो कौन है जिसे आयशा ने घर के अंदर लिया है। सभी लोग वापस से दरवाजे के पास देखने लग जाते हैं और देखते हैं कि दरवाजे पर स्वाति नहीं बल्कि एक औरत खड़ी हुई थी जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। उस औरत ने अपने सिर पर घूंघट ओढ़ कर रखा था, जिस कारण किसी को भी उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उस औरत को देखकर सभी शॉक्ड हो गए थे। पीयूष पसीने से भीग गया था। पीयूष डरते हुए कहता है, छाया। जैसे ही पीयूष छाया का नाम लेता है, अचानक से अपने आप घर की सभी खिड़कियां खुल जाती हैं और ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके खिड़की के अंदर आने लग जाते हैं। घर के अंदर की लाइट बार बार बंद चालू होने लग जाती है। कभी उजाला हो रहा था तो कभी अंधेरा। अनन्या भी
धीरे से हकलाते हुए उस औरत की तरफ उंगली करते हुए कहती है, छाया। अचानक से खिड़की से एक तेज हवा का झोंका आता है, जिससे छाया का घूंघट उसके सिर से नीचे गिर जाता है। सभी को छाया का चेहरा साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। छाया अपने नॉर्मल रूप में थी। वो वैसी ही दिख रही थी जैसे तब दिखती थी जब वो स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी। वो बहुत सुंदर दिख रही थी। आयशा डरते हुए कहती है, कृति छाया तुम? छाया चीखते हुए कहती है, कृति छाया नहीं, हरामजादी छाया बोल, छाया। अचानक से अपने आप छाया का पूरा रूप बदल जाता है। उसका चेहरा और उसकी साड़ी दोनों आधी जल जाती है। उसके नाखून लंबे हो जाते हैं और काले पड़ जाते हैं। छाया अब बहुत डरावनी लगने लग गई थी। उसके लंबे लंबे बाल खुलकर बिखर गए थे। सभी लोग छाया को देखकर डर जाते हैं और चिल्लाते हुए वहां से भागने लग जाते हैं। राम काका भागते हुए कहते हैं, मालिक मालिक मालिक। पीयूष भी यहां से वहां भागते हुए कहता है, बचाओ 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 बचाओ। स्वाति चिल्लाते हुए कहती है, माँ माँ। सभी लोग छाया से अपनी जान बचाने के लिए यहां से वहां भाग रहे थे। वो लाइटें जो बंद चालू हो रही थीं, अचानक से चालू हो जाती हैं। जैसे ही हॉल में उजाला होता है, वैसे ही जो जहां पर था वहीं पर खड़ा हो जाता है। छाया गायब हो चुकी थी। किसी को भी छाया दिखाई नहीं दे रही थी। समीर धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, ये छाया कहां चली गई? देख क्यों नहीं रही? रुद्र फुसफुसाते हुए जवाब देता है, पता नहीं यार कहां गई। सब अपने आजू बाजू देखने लगते हैं, पर किसी को भी छाया नहीं दिखती है। पीयूष धीरे से कहता है, लगता है छाया चली गई। अर्जुन पीयूष को जवाब देता है, नहीं पीयूष, छाया से नहीं जा सकती। पीयूष हैरानी के साथ कहता है, मतलब ये कि छाया आज किसी की बलि लेकर ही जाएगी। वो यहां पर आई ही किसी की बलि के लिए थी। अर्जुन की बात सुनकर सब डरने लग जाते हैं। अनन्या डरते हुए कहती है, ये तू क्या बोल रहा है अर्जुन? अर्जुन कहता है, वही जो मुझे पता है। चुड़ैलों को जब अपनी शक्तियां बढ़ानी होती हैं तो अपना शिकार ढूंढती हैं, और छाया को तो वैसे ही राक्षसों की पूजा के लिए बहुत शक्ति चाहिए, इसलिए वो यहां पर किसी को अपना शिकार बनाने ही आई है। रुद्र हैरानी के साथ कहता है, का मतलब यह कि छाया अभी भी यहीं पर है? अर्जुन रुद्र के सवाल का जवाब देता है, हाँ रुद्र यहीं पर है, हमारे बीच। या यह भी हो सकता है कि हम में से ही किसी के एक के अंदर हो। अर्जुन की बात सुनकर सब एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लग जाते हैं और एक दूसरे से दूर हटने लग जाते हैं। पीयूष डरते हुए अनन्या की तरफ देखता है और कहता है, तुम अनन्या ही हो ना? छाया तो नहीं? अनन्या पीयूष की बात सुनकर चिढ़ जाती है और चिढ़ते हुए कहती है,